सो येस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इनकम टैक्स इज टीसीएस। टीसीएस का मीनिंग क्या होता है? टीसीएस जो है वो कौन से केस के अंदर जो है वो सेलर को जो है वो कलेक्ट करना पड़ता है। ड्यू डेट्स जो है वो क्या होती है टीसीएस की रिटर्न फाइल करने की, एंड टीसीएस जमा कराने की जो है वो ड्यू डेट क्या होती है, एंड क्या फीस लगती है अगर हम जो है वो टीसीएस को टाइमली जो है वो टीसीएस जो है वो हम टीसीएस की स्टेटमेंट्स वगैरह जो है हम टाइमली जो है वो नहीं जमा कराते हैं तो क्या फीस जो है वो लगती है इन डिले इन फर्निशिंग द टीसीएस रिटर्न्स। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग ऑल दिस? सो आपको जो है मैं ये एक पहले जो है एक बात जो है क्लैरिफाई कर देता हूँ। आपको जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है वो इस वीडियो के जो है वो नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन लर्निंग कि जो है वो आपको टीसीएस जो है वो अच्छे से समझ में आए। यस, आई एम 200% श्योर कि जितना मज़ा मुझे जो है वो इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने में आया है उससे 2 to 3 टाइम्स जो है वो मज़ा जो है वो आपको इस लेक्चर ये टीसीएस को जो है वो सीखने में आने वाला है। सो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले हम जो है वो इस लेक्चर का फ्लो जो है वो समझ लेते हैं कि कैसे कैसे हम जो क्या क्या चीज़ें जो है वो सीखने जाएंगे। देखो, सबसे पहले जो है वो हम ये सीखेंगे कि टीसीएस का मीनिंग क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद में हम ऐसे 5 केसेस पढ़ेंगे जहाँ पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है अलॉन्ग विद इट्स एक्सेप्शन, जहाँ पर टीसीएस अप्लाई नहीं होगा इन्हीं केसेस के अंदर। सबसे पहले हम स्पेसिफाइड गुड्स पढ़ेंगे, किन कौन से स्पेसिफाइड गुड्स के ऊपर टीसीएस लगता है। देन मोटर व्हीकल का स्पेशल केस देखेंगे। देन लीज और लाइसेंस और पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइंस एंड क्वेरीज जो है वो समझेंगे कि उस केस के अंदर कब लगेगा कब नहीं लगेगा। क्वेरीज, रेमिटेंस और ओटीपीपी जो है वो उस केस के अंदर जो कौन से केस के अंदर जो टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया जाता है। एंड सेल्स ऑफ गुड्स ऑफ अ वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख, एंड समहाउ जो है हम टीडीएस और टीसीएस के बीच में जो है डिफरेंस भी समझेंगे। एंड देन हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, हम जो है वो ड्यू डेट ऑफ टीसीएस रिटर्न जो है सीखेंगे। एंड फाइनली हम जो है वो ये सीखेंगे फीस क्या होती है फॉर डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग द टीडीएस और टीसीएस रिटर्न्स की जो है वो अगर हमने टाइमली जो है वो टाइमली जो है टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो क्या जो है वो फीस होती है। तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम सीखने जा रहे हैं टीसीएस का मतलब। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। हमें सबसे पहले जो है वो एक चीज़ जो है वो समझ के चलनी है कि क्या होता है। कुछ गुड्स का जो है वो सेल होता है जहाँ पर जो है सेलर जो है वो क्या करता है, बायर से जो है वो क्या कलेक्ट करता है, टीसीएस जो है वो कलेक्ट करता है। सेलर जो है वो बायर से जो टैक्स कलेक्ट करेगा उसे क्या बोलते हैं हम, टीसीएस जो है वो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि टीसीएस जो है वो हमें कब कलेक्ट करना है। तो टीसीएस हमारे को कलेक्ट करना पड़ता है ईदर एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द पार्टी और रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द बायर विच एवर इज़ अर्लियर। या तो जब पैसा मिलता है तब, या तो हम जब पार्टी को जो है वो या तो हम जब उसके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तब, विच एवर इज़ अर्लियर हम जो है वो लेंगे। लेकिन इसके जो है वो 2 एक्सेप्शंस है जहाँ पर ये जो है वो ये वाला रूल नहीं लगता। एक तो आ जाता है हमारे पास में सेक्शन नंबर 206C1F जो कि हमारे पास में मोटर व्हीकल वाला, और एक आ जाता है हमारे पास में 206C1H वाला जो कि सेल ऑफ गुड्स वाला होता है, जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 में आया है। और 50 लाख से ज़्यादा वाली जो सेल होती है वो वाला एक तो वो आ जाता है। ये जो 2 केसेस मैंने बताए हैं, एक तो मोटर व्हीकल वाला या फिर हम जो है वो गुड्स की सेल कर रहे हैं वो जो 50 लाख से ज़्यादा वाला सेक्शन नंबर 206(1)H वाला। तो ये 2 केसेस हैं जहाँ पर जो है वो हमारे को जो है टीसीएस जो है वो कलेक्ट करना है जब हम रिसिप्ट करेंगे पेमेंट को। जब हम रिसिप्ट करेंगे अमाउंट बायर से तब हमारे को टीसीएस कलेक्ट करना है। वहाँ पर विच एवर इज़ अर्लियर वाला रूल नहीं लगाना है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में 2 एक्सेप्शन जो है वो हैं। तो ओनली एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट है तब हमारे को जो है वो क्या करना है, टीसीएस जो है वो कलेक्ट करना है। सो मैंने आपको अभी जो है वो क्या समझाया कि जो है वो हर केसेस के अंदर आपको टीसीएस जो है वो कलेक्ट करना है जब हम पार्टी को जो है वो डेबिट कर रहे हैं या फिर जो है पेमेंट रिसिप्ट विच एवर इज़ अर्लियर। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस हैं, एक तो मोटर व्हीकल वाला या फिर जब हम गुड्स की सेल कर रहे हैं 50 लाख से ज़्यादा, जो कि हम आगे सेक्शन जो है वो पढ़ेंगे। जो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 206C1H जो कि कहाँ से आया है, जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 में आया है, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो ये 2 एक्सेप्शंस हैं।
ये दो केसेस ऐसे थे जहाँ पर आपको जब कंसिडरेशन मिलेगा तभी आपको टीसीएस जो है वो क्या करना है, कलेक्ट करना है। सबसे पहले आप एक बात समझो, जो टीसीएस होता है वो टीडीएस के उल्टा होता है। टीसीएस जो है वो सेलर कलेक्ट करता है बायर से। तो ये कौन कलेक्ट करता है किससे? ये जो है सेलर जो होता है, सेलर जो है वो किससे कलेक्ट करता है? बायर से कलेक्ट करता है। कौन सी चीज़? टीसीएस। टीसीएस जो है सेलर जो है वो किससे कलेक्ट करता है? बायर से कलेक्ट करता है। ठीक है, टीसीएस जो है वो सेलर कलेक्ट करता है बायर से। सपोज करके चलो, मान लो बायर जो है वो क्या करने आया, सेलर के पास में जो है वो कार खरीदने आया 50 लाख की। तो जो सेलर है, एक तो जो है वो पैसा लेगा जो कि 50 लाख रुपए होगा, और 50 लाख पर 1% के रेट से जो है वो टीसीएस और कलेक्ट करेगा। अब 50 लाख पर 1% जो है वो कितना हो गया? 50,000 हो गया। तो जो सेलर है वो बायर से 50 लाख नहीं लेगा, 50 लाख 50,000 रुपये लेगा। तो ये जो 50,000 उसने लिए, ये क्या है? ये जो है वो टैक्स अमाउंट लिया। तो उसने जो है वो 50,000 जो लेगा, 50 लाख 50,000 लेगा ना टोटल, तो उसमें से जो 50,000 लेगा वो क्या करेगा? वो गवर्नमेंट को जो है जमा करा देगा। सो टीसीएस जो है ना वो उल्टा होता है। टीडीएस जो है वो पेयर जो है वो पेयर जो है वो कलेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर जो टीसीएस होता है वो कौन कलेक्ट करता है? सेलर जो होता है वो कलेक्ट करता है। सो करेक्टली बोला जाए ना, तो आप, मैं एक बात बताता हूँ आपको, जो टीडीएस होता है वो पेयर जो है वो क्या करता है? पेयर डिडक्ट करता है। टीडीएस जो है वो कलेक्ट, गलती से मैंने जो है वो अभी बोला था, टीडीएस जो है वो पेयर जो है वो क्या करता है? पेयर डिडक्ट करता है। लेकिन मैं अगर आपको बात बताऊं टीसीएस की, तो टीसीएस जो होता है वो सेलर क्या करता है? कलेक्ट करता है। तो ये दो बातें आप ध्यान में रखना कि ये जो टीडीएस होता है वो पेयर जो है वो डिडक्ट करता है, और जो टीसीएस है वो सेलर कलेक्ट करता है। और ये जो टीसीएस है ये कब कलेक्ट होता है? ये जो टीसीएस है ये कलेक्ट कौन करता है? सेलर जो है वो कलेक्ट करता है। किससे कलेक्ट करता है? बायर से कलेक्ट करता है। हमने जब टीडीएस पढ़ा था तो टीडीएस के अंदर हमने जो है वो ये रूल सीखा था, पेमेंट और क्रेडिट, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज़ अर्लियर, है ना, ये हमने सीखा था। लेकिन जब मैं बात बताऊं जो है वो टीसीएस की, तो टीसीएस जो है वो क्या बताया था मैंने आपको? रिसिप्ट और डेबिट। जब पैसा रिसीव हो गया या फिर जब हम पार्टी को डेबिट कर रहे हैं, विच एवर इज़ अर्लियर, विच एवर इज़ अर्लियर, तो ये हो जाता है टीसीएस। अगला पॉइंट जो है वो आप समझो, जो टीडीएस होता है वो जो है वो रेंट के केस में, इंटरेस्ट के केस में, इन सारी चीज़ों के केस में भी लगता है। लेकिन जो टीसीएस होता है, टीसीएस जो है वो ओनली किसके केस में लगता है? गुड्स के केस में जो है वो लगता है। टीसीएस जो है किसके केस में लगता है? ओनली गुड्स के केस में लगता है। सो अगला पॉइंट जो है वो मैंने आपको क्या समझाया था कि कोई भी टीसीएस जो है वो कब कलेक्ट नहीं करना है। कोई भी टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं करना है। एक सेकेंड, मैं आपको समझा रहा हूँ, वेट अ सेकेंड। अगर मान लो ये जो सेलर है, सेलर को कलेक्ट करना है ना, टीसीएस सेलर को कलेक्ट करना होता है। अगर मान लो जो सेलर है वो इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है, और उस इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है जिसका जो है वो टर्नओवर, या फिर आप जो है वो बोलो ग्रॉस रिसिप्ट जो बिजनेस से है वो कितनी है? 1 करोड़ तक है, तो आपको कोई टीसीएस नहीं कलेक्ट करना। या फिर जो है वो प्रोफेशन से जो है वो कितनी है? 50 लाख है। तो एक तो केस 1 ये हो जाता है जहाँ पर आपको, जहाँ पर जो है वो कोई भी टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं करना है। तो ऐसे सेलर को किसी भी चीज़ पर कोई भी टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं करना है। एक अगला केस आ जाता है जहाँ पर कोई टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं करना। वो कौन सा केस होता है? अगर मान लो जो बायर है, अगर मान लो जो ख़रीदने वाला है, अगर वो गवर्नमेंट है, या फिर वो एम्बेसीज हैं, या फिर वो कंसल्टेट्स हैं, कंसोलिएट्स हैं, और या फिर जो है वो हाई कमीशंस वगैरह हैं, अगर ख़रीदने वाले ये हैं तो कोई भी टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं करना है। नो टीसीएस। सो आप ये समझ रहे हो, कोई भी टीसीएस जो है वो नहीं कलेक्ट करना है। अगर बायर जो है वो कौन है? गवर्नमेंट है, एम्बेसीज है, कंसुलेट्स हैं, या फिर हाई कमीशन वगैरह है, तो इन केसेस के अंदर जो है वो कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है।
हमारे पास में अगला क्वेश्चन जो है वो ये आ जाता है कि टीसीएस जो है वो कौन कौन से गुड्स पर जो है वो लगता है। सबसे पहले हम वही सीखते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या आ जाता है हमारे पास में? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। उसके ऊपर जो है कितना टीसीएस जो है वो लगेगा? 1% के रेट से जो है वो टीसीएस लगेगा। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया जाता है एट द रेट ऑफ 1%। दूसरा आ जाता है हमारे पास में तेंदू लीव्स। तेंदू लीव्स पर जो है वो टीसीएस जो है कितना कलेक्ट करा जाता है? 5% के रेट पर। अगर मैं बात करूं टिम्बर एंड एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर टीसीएस का रेट कितना है? 2.5% है। स्क्रैप वगैरह है 1% है। मिनरल बीइंग ऑयल, लिग्नाइट और आयरन ओर है उसके ऊपर 1% है। मोटर व्हीकल जो सेक्शन नंबर 2061F के अंदर है उसके ऊपर टीसीएस का रेट कितना है? 1% है। हमारे को इसके बाद में एक बात जो है वो समझनी है कि कोविड की वजह से ये सारे के सारे रेट जो हैं वो क्या हो गए थे? चेंज हो गए हैं। एंड जो है वो जो ये कोविड पीरियड था ये 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक ये जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है इसके अंदर 1% का 1% ही रहा। इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन बाकी ये सारी की सारी जो सारे के सारे रेट्स हैं वो क्या हो गए? एग्जैक्टली इसी का जो जो रेट्स है उसका 75% हो गए। सो रेट्स जो है वो क्या हो गए थे? 3/4 हो गए हैं। और इसी का जो है वो कितना परसेंट हो गए हैं? 75% कह लो या फिर 3/4 हो गए हैं रेट। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अगर इस पीरियड के अंदर जो है वो होगा तो आपको तो सेलर को टीसीएस कितना कलेक्ट करना है? इसी का जो है वो कितना परसेंट है? टीसीएस का रेट जो है वो 5% की जगह टेंडू लीव्स के अंदर, बीड़ी पत्ता के अंदर जो है 5% की जगह 3.75% कलेक्ट करना है। और जो है वो टिम्बर एंड एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है तो 2.5% की जगह 1.875% है। स्क्रैप है तो 1% की जगह 0.75% है टीसीएस का रेट। तो वो 3/4 हो गए हैं 75%। इसके बाद आप ये समझना, मैंने आपको यहाँ पर एक ये बात बताई है कि यहाँ पर ये बात है कि ये जो मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल के अंदर टीसीएस तभी कलेक्ट किया जाता है अगर वो जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है। तो अगर जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तभी जाके टीसीएस जो है वो क्या करा जाता है? कलेक्ट किया जाता है। इट मीन्स सिंगल ट्रांजेक्शन वैल्यू अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो ही जो है वो टीसीएस कलेक्ट करा जाएगा मोटर व्हीकल के केस में। तो अगर 10 लाख से ज़्यादा होगी सिंगल ट्रांजेक्शन वैल्यू तो ही टीसीएस कलेक्ट करा जाएगा, अदरवाइज़ कोई भी टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि जो टीसीएस है वो मोटर व्हीकल के केस में लगता है। टीसीएस का रेट क्या होता है? 1% होता है। अगर कोविड का पीरियड है तो 75% हो जाता है रेट, मतलब 0.75% के रेट से कटता है। टीसीएस जो है वो मोटर व्हीकल के केस में तभी लगता है अगर कंसीडरेशन हमारी 10 लाख से ज़्यादा है। कोई भी टीसीएस जो है वो मोटर व्हीकल पर नहीं लगेगा। अगर मान लो जो एक बात और भी है इसके अंदर, कोई भी टीसीएस जो है मोटर व्हीकल पर नहीं लगेगा अगर सेल जो है वो मोटर व्हीकल की मैन्युफैक्चरर्स ने जो है वो डीलर्स वगैरह या डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को करी है तब कोई नहीं लगेगा। ओनली ये जो है वो तभी लगेगा जो रिटेल सेल होगी, तभी जो है वो टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। जब एक मैन्युफैक्चरर जो है वो डीलर या फिर जो है डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो मोटर व्हीकल जो है वो सेल करता है तब उस टाइम पर कोई भी टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं करना है। एक बात मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, इसके अंदर जो ये इन गुड्स को जो है वो क्या बोला जाता है? इन गुड्स को जो है वो स्पेसिफाइड गुड्स भी जो है वो बोला जाता है। एंड इन गुड्स के ऊपर जो है वो कोई भी टीसीएस जो है वो नहीं कलेक्ट होता। अगर मान लो जो है वो इन गुड्स को जो है वो यूज़ करा जा रहा है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो है वो यूज़ करा जा रहा है, तो इसके ऊपर कोई भी टीसीएस जो है वो नहीं कलेक्ट होता। तो इन केस के अंदर जो है वो, अब मैंने आपको अभी बोला कि इनकी अगर पर्सनल कंजम्पशन होगी इन स्पेसिफाइड गुड्स की तो उस केस में कोई टीसीएस नहीं होगा। तो मतलब कब टीसीएस काटा जाएगा इन स्पेसिफाइड गुड्स पर? तो जब इनकी होलसेल सेल होगी ओनली देन जो है वो क्या करा जाएगा? टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। एंड मतलब इसका मतलब ये भी है कि कोई रिटेल सेल होगी इन स्पेसिफाइड गुड्स की तो कोई भी टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा। एंड अगर होलसेल सेल होगी तो जाके टीसीएस जो है वो क्या करा जाएगा? कलेक्ट किया जाएगा। जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो मिस्टर राम है, वो दारू की बोतल जो है वो ख़रीद के लेकर आता है। मान लो 1000 रुपये की जो है वो लेकर आता है। 1000 रुपये में जो है वो, अगर मान लो आप ये नहीं कह सकते कि वो जो है वो 1100 रुपये जो है वो मतलब देकर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब 1010 रुपये जो भी है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो जो है वो क्या है, वो अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो है लेकिन वो रिटेल सेल है। तो कोई भी टीसीएस जो है वो नहीं काटा जाएगा इन स्पेसिफाइड गुड्स पर
अगर ये जो गुड्स हैं ये परचेज़ करे गए हैं किसके लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए परचेज़ करे गए हैं, तो इनके ऊपर कोई भी टीसीएस जो है वो नहीं डिडक्ट हो, मतलब इनके ऊपर कोई भी टीसीएस जो है सेलर को कलेक्ट नहीं करना है, कोई भी टीसीएस जो है सेलर को कलेक्ट नहीं करना है। बट अगर इन्हीं स्पेसिफाइड गुड्स का जो है वो होलसेल सेल होता है तो टीसीएस कलेक्ट होगा। मान लो कोई दारू बनाने वाली कंपनी है, वो किसी दारू की दुकान को जो है वो सेल कर रही है, तो उस केस के अंदर जो है वो टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। होलसेल सेल पर जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, रिटेल सेल पर कोई टीसीएस जो है कलेक्ट नहीं किया जाएगा इन स्पेसिफाइड गुड्स पर। एक और केस आ जाता है जहाँ पर ये जो स्पेसिफाइड गुड्स हैं इसके ऊपर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। मान लो कोई भी जो है वो ये स्पेसिफाइड गुड्स को जो है वो क्यों खरीद रहा है, अगर वो जो है वो इन स्पेसिफाइड गुड्स को जो है वो खरीद रहा है क्योंकि उसको जो है वो इसको जो है वो यूज़ करना है किसी भी आर्टिकल्स वगैरह को मैन्युफैक्चर वगैरह करने के लिए, तब भी कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा, तब भी कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे मान के चलो कोई मेडिकल कंपनी है, वो जो है वो किस लिए जो है वो, मान लो वो जो है वो ये दवा, जैसे वो जो मेडिकल कंपनी है वो जो है वो क्या कर रही है, वो दारू खरीदती तो है लेकिन वो जो है वो दारू जो है वो बेचने के लिए जो है वो नहीं खरीदती है, वो किस लिए जो है वो खरीदती है, वो जो है वो वो जो है दवाई में डालने के लिए खरीदती है। तो उस केस के अंदर कोई भी टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो दो केसेस बन गए स्पेसिफाइड गुड्स के केस में जहाँ पर कोई भी टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा। एक तो कौन सा केस हो गया, वेट अ सेकेंड, एक जो है वो हमारा केस हो गया जहाँ पर गुड्स जो है वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर आप खरीदोगे, मतलब जो है वो रिटेल सेल वगैरह के लिए खरीदोगे, तो जो है वो उनको जो है वो क्या नहीं करा जाएगा, उसके ऊपर कोई भी टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर गुड्स जो है वो परचेज जो है वो किस लिए करे जा रहे हैं, पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो है वो करे जा रहे हैं, तो नो टीसीएस। या फिर जो है वो गुड्स जो है वो हमने खरीदे हैं, किस लिए खरीदे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए ऑफ एनी आर्टिकल, तो उस केस के अंदर भी जो है वो कोई भी टीसीएस नहीं कलेक्ट करना, किसको, सेलर को। तो ये जो है वो दो केसेस आ जाते हैं जहाँ पर कोई भी टीसीएस जो है वो नहीं होगा। तो अगर वो जो है वो गुड्स को किस लिए खरीदता है, किसी और गुड्स के अंदर जो है वो मतलब यूज़ करने के लिए जो है वो वगैरह जो है वो खरीदता है, तो उस केस के अंदर भी टीसीएस नहीं कटता। तो ये दो केसेस जो है वो हमने अच्छे से सीख लिए। तो नट शेल में बोलूँ तो आपको क्या बात जो है वो दिमाग में रखनी है कि स्पेसिफाइड गुड्स जो होते हैं उसके अंदर होलसेल जो ट्रेड होती है, होलसेल सेल होती है, उसी के ऊपर टीसीएस लगता है। रिटेल सेल पर नो टीसीएस, नो टीसीएस। इसको सीखने के बाद हमने अभी जो है वो मोटर व्हीकल जो है वो सीखा था। मोटर व्हीकल के केस में टीसीएस का रेट मैंने आपको क्या बताया है, 1% बताया है। एंड टीसीएस जो है वो मोटर व्हीकल के केस में ओनली तभी एप्लीकेबल है अगर कंसीडरेशन पर व्हीकल जो है वो कितनी है, वो अगर कंसीडरेशन पर व्हीकल जो है वो 10 लाख तक है तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। एंड टीसीएस ओनली तभी कलेक्ट होगा मोटर व्हीकल पर अगर कंसीडरेशन पर व्हीकल जो है वो 10 लाख से ज़्यादा की है। तो कंसीडरेशन जो है वो, मार्क माय वर्ड, कंसीडरेशन पर व्हीकल, मतलब हर व्हीकल का जो है वो देखा जाएगा, यहाँ पर हर व्हीकल का जो है वो देखा जाएगा। चलो सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो जो है वो कोई बायर है, उसने जो है वो मोटर व्हीकल खरीदी 7 लाख रुपए की, तो बताओ कि जो है सेलर को जो है वो टीसीएस कलेक्ट करना है, नहीं कलेक्ट करना, क्योंकि मोटर व्हीकल जो है वो मोटर व्हीकल पे टीसीएस जो है तभी कलेक्ट किया जाता है ओनली जब कंसीडरेशन 10 लाख से ज़्यादा की हो। और यहाँ पर जो कंसीडरेशन है वो कितनी है, यहाँ पर तो कंसीडरेशन 7 लाख रुपए की है, तो कोई भी टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं होगा। अच्छा मान के चलो जो है वो उस जो बायर है उसने जो है वो 7-7 लाख रुपए की 2 कार खरीद ली होती, 14 लाख रुपए हो जाते, तब क्या टीसीएस कलेक्ट होता, नहीं, तब भी टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं होता। देखो एक बात समझो, अगर मान लो जो बायर है उसने सेलर से मोटर व्हीकल जो है वो खरीदी और कितनी, 7-7 लाख रुपए की जो है वो 2 कार खरीदी है, 7-7 लाख रुपए की 2 कार खरीदी, मतलब कितना हो गया, टोटल 14 लाख रुपए हो गया। दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि ये तो 10 लाख से ज़्यादा हो गया, तो जो है वो टीसीएस लगना चाहिए, नहीं, टीसीएस नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर
जो है मोटर व्हीकल के केस में हमारे को चेक करना है पर व्हीकल अगर कंसिडरेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो ही टीसीएस कलेक्ट होगा। यहाँ पर व्हीकल जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है ही नहीं, 7-7 लाख रुपए, दोनों 10 लाख से कम है, तो कोई भी टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं होगा। इवन दो एग्रीगेट जो है वो 10 लाख से ज़्यादा जो है वो जा रहा है, तब भी टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। अब मैं अगला एग्जांपल जो है वो लेके चलता हूँ। मान लो बायर है, बायर ने जो है वो मोटर व्हीकल जो है वो सेलर से खरीदी कितने की, 20 लाख की। अब बताओ क्या टीसीएस जो है वो कलेक्ट होगा? हाँ, अब टीसीएस कलेक्ट होगा, क्योंकि जो है वो कंसिडरेशन जो है वो किससे ज़्यादा हो गई, 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो गई, इसीलिए जो है वो टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। सेलर को कलेक्ट करना है बायर से। अब हम एक और एग्जांपल जो है वो लेकर चलते हैं। मान लो बायर है, उसने जो है वो सेलर से जो है वो क्या करी, मोटर व्हीकल जो है वो खरीदी, 2 मोटर व्हीकल खरीदी। एक की वैल्यू थी 15 लाख रुपए, मान लो 16 लाख रुपए है, और एक की वैल्यू जो है वो 8 लाख रुपए है। तो बताओ किसके ऊपर जो है टीसीएस कलेक्ट होगा और किसके ऊपर जो है टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा? देखो ये जो 16 लाख है ये जो है 10 लाख से ज़्यादा है, तो इसके ऊपर जो है टीसीएस जो है कलेक्ट करना है सेलर को। लेकिन ये जो है 10 लाख से कम है, तो इसके ऊपर कोई टीसीएस नहीं आएगा। तो इसके ऊपर जो है वो 16 लाख के ऊपर जो है वो 1% का टीसीएस जो है वो सेलर को कलेक्ट करना है। वेयरएस ये जो है वो पर व्हीकल जो है वो 10 लाख से कम था, तो यहाँ पर जो है वो कोई भी टीसीएस जो है वो नहीं आया। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको, जो है वो पर व्हीकल जो है वो चेक करना है, और जिस मोटर व्हीकल के केस के अंदर जो है वो 10 लाख से कम होगा, इवन दो सेम सेलर और सेम बायर है, बट अगर ऐसा होगा जो ये गिवन केस है, तब भी जो है वो इसके ऊपर जो है टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, और इसकी ये जो मोटर व्हीकल जो है सेल हुई उसके ऊपर कोई भी टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद मैंने जो है वो आपको क्या सिखाया था, देखो मोटर व्हीकल के केस में अगर जब मैन्युफैक्चरर वगैरह ने जो है वो डीलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह को जो है वो बेची है, तब कोई टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर टीसीएस जो है वो ओनली किस केस के अंदर जो है वो अप्लाई होगा, इसके अंदर जो है वो टीसीएस जो है वो ओनली अप्लाई होगा ओनली जब हम जो है वो क्या कर रहे हैं, रिटेल सेल जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो उल्टा स्पेसिफाइड गुड्स के जैसा स्पेसिफाइड गुड्स में था, तो मोटर व्हीकल के अंदर जो है वो जस्ट उल्टा है। मोटर व्हीकल के केस के अंदर टीसीएस जो है वो ओनली तभी कलेक्ट किया जाता है, ओनली अगर जो है वो रिटेल सेल हो। होलसेल सेल होगी तो कोई टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई रिटेल सेल कर रहा है या फिर कोई भी जो है वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए बेच रहा है, तो तब टीसीएस लगेगा। लेकिन होलसेल जो है वो सेल होगी, तब जो है वो कोई भी टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो सेलर को जो है वो होलसेल के केस में कोई भी टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं करना है। तो आप समझ गए ना, यहाँ पर जो है वो ये जो ऊपर स्पेसिफाइड गुड्स था, इसका जो है वो क्या है, जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर जो स्पेसिफाइड गुड्स थे, यहाँ पर जो है वो टीसीएस जो है वो तभी कलेक्ट किया जाएगा जब हम होलसेल सेल करेंगे। अगर हमने कोई रिटेल सेल करी है या फिर हमने गुड्स को पर्सनल कंजम्पशन के लिए वगैरह के लिए जो है वो बेच दिया है, तो जो है वो कोई जो है वो टीसीएस नहीं कलेक्ट होगा। लेकिन मोटर व्हीकल के केस में क्या होगा, मोटर व्हीकल के केस में टीसीएस जो है अप्लाई ही तब होगा अगर हम जो है वो रिटेल सेल करेंगे। होलसेल सेल करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो एक के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो है वो होलसेल सेल पर जो है वो कोई टीसीएस नहीं कट रहा, और ऊपर वाले केस में होलसेल सेल पे जो है वो टीसीएस कटता है। और यहाँ पर जो है वो रिटेल सेल पर जो है वो क्या होगा, रिटेल सेल पर कटेगा, और वहाँ पर जो है वो ऊपर वाले केस में जो स्पेसिफाइड गुड्स था, वहाँ पर जो है वो रिटेल सेल पर या फिर पर्सनल कंजम्पशन वगैरह पर कोई टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं होगा। सेलर को जो है वो कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है स्पेसिफाइड गुड्स में। ऊपर वाला केस मतलब स्पेसिफाइड गुड्स वाला। इसके बाद में जस्ट एक जो है ये जो है वो गुड्स नहीं है, अगला जो है हम लीज या ये जो पढ़ेंगे ये जो है सर्विस है, जस्ट एक एडिशन है। तो आपको जो है वो एक बात जो है वो दिमाग में समझ के चलनी है। अगर मान लो कोई भी जो है वो लीज या लाइसेंस पर जो है वो दे रहा है पार्किंग लॉट को या फिर टोल प्लाजा को या फिर माइंस या फिर क्वेरीज को, माइन एंड क्वेरी को, तो वहाँ पर जो है वो लीज रेंट तो लेना ही है, लेकिन जो है उसके साथ में जो है वो आपको टीसीएस भी जो है वो कलेक्ट करना है। टीसीएस जो किस रेट से कलेक्ट करना है, 2% के रेट से जो है वो कलेक्ट करना है, और वो जो है वो रेट जो है वो 75% हो जाएगा अगर कोविड पीरियड है। मतलब 14 मई 20 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का पीरियड होगा, तो क्या हो जाएगा, वही आपको पता ही है, टीसीएस का रेट जो है वो क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो माइंस एंड क्वेरी है उसके अंदर जो है वो माइंस ऑफ मिनरल ऑयल जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। जैसे आप जो है वो एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे कि कोई मान लो
कोई जो है वो मॉल वगैरह वाला है जहाँ पर जो है वो पार्किंग लॉट्स वगैरह है, अगर पार्किंग उसने जो है वो पार्किंग जो है वो किसी को जो है वो पार्किंग जो है वो लीज पर दी है, वो दी है, ठीक है, किसी को भी जो है वो पार्किंग जो है वो लीज पर दे दी, ठीक है, मॉल है जहाँ पर जो है पार्किंग वगैरह है, उसने पार्किंग जो है वो किसी को जो है वो लीज वगैरह पर जो है वो दे दी है, तो जो है वो उसको जो है वो एक तो लीज रेंट तो लेना ही है, लीज रेंट तो वो लेगा ही, लीज रेंट के साथ में उसको क्या भी कलेक्ट करना है, टीसीएस भी जो है वो कलेक्ट करना है, तो उसको लीज रेंट के साथ में टीसीएस भी जो है वो क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर जो है वो केस है, सिंगल ऐसा केस है, सिंगल तो नहीं कहूँगा मैं, जो है वो ये एक ऐसा जो है वो केस है जहाँ पर जो है वो टीडीएस भी जो है वो, ये जो बायर है, ये बायर क्या करेगा, ये बायर जो है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा, ठीक है, और जो ये सेलर है ये टीसीएस कलेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो रेंट पर जो है वो टीडीएस जो है वो डिडक्ट करेगा, बायर जो है वो जब पेमेंट करेगा सेलर को तो ये टीडीएस डिडक्ट करेगा, और ये जो यहाँ पर जो सेलर है जब ये इसको जो है वो लीज या फिर लाइसेंस पर जो है वो देगा ये पार्किंग लॉट्स वगैरह को, तो इस केस के अंदर इसको जो है वो क्या करना है, इसको टीसीएस जो है वो कलेक्ट करना है एट द रेट ऑफ 2%। और तो मतलब गवर्नमेंट के जो है वो इस केस के अंदर क्या हो जाएंगे, गवर्नमेंट के जो है इस केस में मजे हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट को टीडीएस भी मिल गया और गवर्नमेंट को टीसीएस भी मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर केस है। आपको जो है वो एक बात जो है वो ध्यान में रखनी है कि हर जो लीज वगैरह है उसके ऊपर जो है वो जो है वो टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन एक के ऊपर नहीं किया जाएगा। हर माइन एंड क्वेरीज पर भी जो है वो क्या करा जाएगा, टीसीएस जो है कलेक्ट किया जाएगा। अगर माइंस एंड क्वेरी की जो है वो लीज या लाइसेंस वगैरह हो रहा है, मतलब उसको जो है वो लीज वगैरह पर जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन किसका जो है वो नहीं करा जाएगा। अगर मान लो माइन जो है वो मिनरल ऑयल की माइन है, उसको जो है वो लीज वगैरह पर जो है वो दिया जा रहा है, तो उस केस में जो है वो टीसीएस जो है कलेक्ट नहीं होगा। तो अगर मिनरल ऑयल की जो है वो माइन है तो उसके ऊपर टीसीएस जो है कलेक्ट नहीं होगा। तो अगर जो है वो मिनरल ऑयल की माइन है उसके ऊपर टीसीएस जो है कलेक्ट नहीं होगा, ओनली तभी कलेक्ट होगा मतलब बाकी सारे केसेस के अंदर जो है वो टीसीएस कलेक्ट करना है। जब बाकी सारे केस के अंदर जो है वो लीज पर जो है दिया जा रहा है माइन एंड क्वेरी को, तो उस केस के अंदर कलेक्ट करना है। बाकी सारे केसेस के अंदर जो है वो मतलब बाकी सारे केसेस में कलेक्ट करना है, लेकिन अगर माइंस ऑफ मिनरल ऑयल है तो उस केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर हमने जो है वो एक बात जो है वो पढ़ी थी, ये जो स्पेसिफाइड गुड्स से एक बात जो है समझो कि हमने जो है स्पेसिफाइड गुड्स जो पढ़े थे, तो मैंने आपको ये एक बात बताई थी कि जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के अंदर जो है वो नहीं होता। तो ये पता कैसे चलेगा, देखो टीसीएस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर बायर जो है वो रेजिडेंट है, ओनली तब होगा जब मान लो इस केस के अंदर बायर जो है वो रेजिडेंट है एंड वो एक डिक्लेरेशन उसको फर्निश करनी पड़ेगी कि वो जो गुड्स है वो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग किसी आर्टिकल की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर रहा है या फिर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के अंदर जो है वो यूज़ कर रहा है, तो जो है वो नहीं कटेगा। तो इस चीज़ की जो है वो क्या करनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन जो है वो देनी पड़ेगी। हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन राइज हो सकता है ना कि भाई गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई आर्टिकल को या फिर पावर जनरेशन कर रहे हो, तो उसकी आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल के साथ में जो है वो पावर कंजम्पशन भी जो है वो आ जाता है। ये जो है वो इस केस के अंदर स्पेसिफाइड गुड्स के केस के अंदर। अब एक बात जो है वो समझो, बायर जो है वो क्या करेगा, बायर को अपना पैन नंबर जो है वो देना पड़ेगा, सेलर को जो है वो अपना पैन नंबर जो है वो देना पड़ेगा। टीसीएस कलेक्ट कराना है तो बायर को जो है वो अपना पैन नंबर जो है वो किसको फर्निश करना है, बायर को अपना पैन नंबर जो है फर्निश करना है सेलर को, क्योंकि सेलर जो है वो टीसीएस कलेक्ट करता है बायर का, है ना। तो किसको 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 अपना जो है वो पैन नंबर जो है वो फर्निश करना है, किसको, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड। तो बायर जो है उसको अपना पैन नंबर जो है वो किसको फर्निश करना है, सेलर को। पैन नंबर जो है वो फर्निश करना है सेलर को। बट अगर मान के चलो ऐसा केस आ जाता है जहाँ पर बायर जो है वो अपना पैन नंबर जो है वो फर्निश नहीं करता है सेलर को, तो उस केस के अंदर टीसीएस जो है वो किस रेट पर जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया जाएगा डबल जो रेट, उस रेट का डबल या फिर 5% विच एवर इज़ हायर, इस रेट पर जो है वो टीसीएस जो है वो सेलर को कलेक्ट करना है। अगर ये बायर अपना पैन नंबर ही जो है नहीं दे रहा है, पैन नंबर ही फर्निश नहीं कर रहा है, तो इस केस के अंदर जो है वो टीसीएस जो है वो कलेक्ट करा जाएगा। जो रेट जो दे रखा है ना, जैसे मान लो मैंने आपको जो है बताया इसके अंदर जो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है या फिर टेंडू लीव्स है या फिर टिम्बर और एनी अदर
फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो भी रेट दे रखा है, या फिर अगर मान लो कोविड का पीरियड है, इसका जो है वो क्या कर दिया, इसका जो है वो आप क्या कर लो, इसका डबल कर दो, या फिर 5% विच एवर इज़ हायर जो है वो उस रेट पर जो है वो क्या करा जाएगा, TCS जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। चलो मैं जो है वो आपको इसको जो है वो एक एग्जांपल के थ्रू जो है समझाता हूँ। जैसे अगर मान लो मैंने जो है मोटर व्हीकल जो है वो खरीदी, मैं बायर हूँ और मैंने जो है सेलर से जो है मोटर व्हीकल खरीदी, एंड मैंने जो है अपना पैन नंबर जो है वो फर्निश नहीं करा सेलर को, तो उस केस के अंदर TCS जो है वो कलेक्ट कैसे करा जाएगा, इसका जो है वो डबल कर दो, या फिर 5% विच एवर इज़ हायर, तो हायर का क्या आएगा, 5% आएगा। लेकिन अगर मान लो जो है टेंडू लीव्स है, टेंडू लीव्स के अंदर 5% है, 5% का जो है वो डबल कितना हो गया, 10%, या फिर 5% विच एवर इज़ हायर का मतलब जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो उस केस में हायर जो है वो 10% हो गया इसका डबल, लेकिन यहाँ पर इसका डबल हायर नहीं हुआ था, 5% हायर हो गया था। तो आई होप आपको जो है वो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद आगे चलते हैं। कई बच्चे जो हैं वो इसके अंदर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोटर व्हीकल के अंदर जो है वो क्या सिर्फ लग्जरी वाले के ऊपर जो है वो TCS आएगा, तो ऐसा नहीं है। जो है वो किसी भी मोटर व्हीकल की अगर कंसीडरेशन जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर सेलर को जो है वो TCS जो है वो कलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ये आ जाता है, क्या इससे फ़र्क पड़ता है कि कंसीडरेशन जो है वो कैश या फिर चेक में है, तो इस बात से कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता है कि कंसीडरेशन जो है वो कैश में है या फिर चेक में है। अगर जो है वो कंसीडरेशन की वैल्यू जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है, तो TCS जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो है वो कंसीडरेशन जो है वो कैश में है या फिर चेक में है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जो है वो एक नया सेक्शन जो है वो आया है, 2061G आया है, और ये ओवरसीज़ रेमिटेंस या फिर ओवरसीज़ टूर पैकेज वाला, ये कब से आया है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 जो है वो आया है। अगर मान लो कोई भी पर्सन जो है वो बाहर पैसा जो है वो भिजवा रहा है, मान के चलो उसके जो है वो बाहर वाले जो है वो बाहर जो है वो उसके घर वाले रहते हैं, बच्चे वगैरह रहते हैं, तो वो कुछ जो है वो पैसा वगैरह जो है वो रेमिट कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो पार्सल वगैरह के अंदर जो है वो पैसा जो है वो कर रहा है, नहीं, उसको जो है वो ऑथराइज डीलर्स वगैरह के थ्रू जो है वो क्या करना पड़ता है, पैसा जो है वो रेमिट करना पड़ेगा, या तो ऑथराइज डीलर के थ्रू या फिर कोई बैंक वगैरह के थ्रू जो है पैसा जो है क्या कराना पड़ेगा, रेमिट कराना पड़ेगा। यहाँ पर वो जो बैंक वगैरह के थ्रू या फिर ऑथराइज डीलर वगैरह के थ्रू जो पैसा रेमिट कराएगा, तो बैंक वाले या फिर जो है वो ऑथराइज डीलर वाले जो है क्या करेंगे, उसका जो है TCS जो है कलेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है कितना जो है वो TCS जो है कलेक्ट करेंगे, जितना भी जो है वो रेमिटेंस जो है वो करेगा उसका 5% जो है वो TCS जो है कलेक्ट करेंगे। और लेकिन अगर मान लो जो है वो रेमिटेंस जो है वो अप टू 7 लाख रुपीज़ से करा रहा है, तो कोई TCS जो है वो नहीं होगा। तो TCS जो कभी लगेगा, जब जो है वो रेमिटेंस जो है वो जो बाहर वो पैसा भिजवा रहा है वो किससे ज़्यादा है, 7 लाख रुपए से ज़्यादा होगा, तो ही TCS जो है वो कलेक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 5% ऑफ ऑन रेमिटेंस। तो अगर वो 7 लाख रुपए से ज़्यादा भिजवाएगा, तो उस केस के अंदर TCS जो है वो कलेक्ट होगा। लेकिन जो है वो यहाँ पर जो है वो पूरे के पूरे अमाउंट पे नहीं होगा, जो एक्सेस अमाउंट होगा 7 लाख रुपए से ज़्यादा जो पैसा जो है वो भिजवा रहा है, ओवरसीज़ रेमिटेंस वगैरह कर रहा है, उस एक्सेस अमाउंट पर जो है वो TCS जो है वो कलेक्ट करा जाएगा। मतलब बैंक या फिर ऑथराइज डीलर वाले जो हैं वो उस एक्सेस अमाउंट पर जो है वो TCS जो है वो कलेक्ट करेंगे। सो मान के चलो कोई बंदा है, कोई पर्सन है, वो 12 लाख रुपए जो है वो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, जो है वो बाहर जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे 12 लाख के ऊपर जो है वो TCS जो है कलेक्ट किया जाएगा 5% के रेट पर जो है बैंक और ऑथराइज डीलर, नहीं। जो एक्सेस होगा 7 लाख रुपए से ज़्यादा, मतलब 7 लाख रुपए से ज़्यादा कितना हो गया, 5 लाख रुपए हो गया, तो 5 लाख के ऊपर जो है 5% के रेट से जो है वो TCS जो है कलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद में जो है वो आ जाता है कोई ओवरसीज़ टूर पैकेज वाली है, कोई जो टूर ट्रैवल वगैरह की जो है वो कंपनी है, जिसने जो है वो और किसी बायर ने जो है वो टूर पैकेज जो है वो ख़रीदा, और वो जो है वो जो टूर पैकेज ख़रीदा है वो ओवरसीज़ वगैरह कंपनी से ख़रीदा है। तो इस केस में जो ओवरसीज़ कंपनी वगैरह होगी वो TCS जो है कलेक्ट करेगी, किस रेट पर जो है TCS कलेक्ट करेगी, 5% के रेट पर जो है वो TCS जो है वो कलेक्ट करेगी। तो क्वेश्चन आ जाता है क्या ये जो चीज़ है, ये जो 5% वाली है, क्या ये जो है वो ये इंडिया टूर पैकेज वालों के लिए है, नहीं, इंडियन टूर पैकेज वालों के लिए नहीं है, ये जो है वो ओवरसीज़ टूर पैकेज वालों के लिए है। और यहाँ पर एक बात और जो है वो समझ के चलनी है कि यहाँ पर जो है वो ये 1 अक्टूबर 2020 से जो है वो ये एप्लीकेबल हुआ है, तो उससे पहले की कोई रेमिटेंस वगैरह या फिर ये ऐसी चीज़ें हुई हैं तो कोई TCS जो है कलेक्ट नहीं किया जाएगा, बाद में होगा तो कलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर ये जो ओवरसीज़ टूर पैकेज है इसके ऊपर जो है वो कोई भी लिमिट नहीं है, यहाँ पर कोई भी अमाउंट जो है वो करा जाएगा तब TCS करना है। लेकिन ये जो ओवरसीज़ रेमिटेंस थी यहाँ पर 7 लाख की लिमिट थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी अमाउंट जो है वो करा जाएगा, वहाँ पर TCS जो है वो कलेक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 5%।
तो यहाँ पर ये जो ओवरसीज रेमिटेंस जो है वो करेगा, वो कौन सी स्कीम के अंदर करेगा? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम होती है, उसके अंदर जो है वो कर रहा है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई के अंदर जो है वो कर रहा है। तो उस केस के अंदर जो है वो टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया जाता है। अब मान लो जो हमने जो अमाउंट रेमिट किया है वो एजुकेशन लोन वगैरह से जो है वो किया है, जो कि हमने जो है वो हमने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से ली थी। तो उस केस के अंदर जो टीसीएस का रेट होगा ना, जो हमने ओवरसीज रेमिटेंस करी है, अगर रेमिटेड अमाउंट जो है वो क्या है, वो आउट ऑफ एजुकेशनल लोन है, जो भी हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से जो है वो लिया हुआ है, तो उस केस में जो है टीसीएस का रेट 5% की जगह 0.5% हो जाता है। यहाँ पर जो रेट आई है ये जो है वो कब से आए हैं, ये 1 अक्टूबर 2020 से आए हैं। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यहाँ पर आप जो है वो इसका 75% जो है वो करने लगोगे। यहाँ पे 75% वगैरह नहीं है, यहाँ पर कोई भी क्रैशिंग वगैरह नहीं है। यहाँ पर ये 5% 0.5% है, तो 0.5% एंड 5% ही है। इसका 75% जो है वो मत कर देना, कोविड पीरियड भी होगा तब भी। तो यहाँ पर जो है वो ओवरसीज टूर पैकेज के अंदर जो है वो मतलब ये जो है वो आ जाता है, इसको जो है ढंग से बोला जाता है OTPP जो है वो बोला जाता है। यहाँ पे रहना खाना सब कुछ जो है वो टूर ट्रैवल सब कुछ है। उस पूरे पैकेज को जो है वो ओवरसीज टूर पैकेज जो है वो बोला जाता है। मतलब कोई भी टूर पैकेज जहाँ पर जो है वो ऑफर करा जा रहा है विजिट टू अ कंट्री या फिर कंट्रीज या फिर कोई भी टेरिटरी या फिर टेरिटरीज जो भी आउटसाइड इंडिया है। एंड इसके अंदर जो है वो ट्रैवल का खर्चा, होटल स्टे का खर्चा, बोर्डिंग का, लॉजिंग का या फिर कोई और अदर एक्सपेंडिचर जो भी सिमिलर नेचर के आ जाते हैं, वो सारे के सारे जो है वो आ जाते हैं। उस केस के उसको जो है वो क्या बोला जाता है, ओवरसीज टूर पैकेज जो है वो बोला जाता है। एंड ये जो सेक्शन है ये जो है किसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होता? अगर मान लो बायर जो है वो उसको टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, एंड उसने जो है वो डिडक्ट कर दिया, तो ये सेक्शन जो है वो नहीं लगेगा। एंड दूसरा केस, अगर मान लो जो है वो बायर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एम्बेसी है, हाई कमीशन है, लेजिस्लेशन है, कमीशन है, कंसुलेट है, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉरेन स्टेट है, ये लोकल अथॉरिटी या फिर कोई भी नोटिफाइड पर्सन है, तो उस केस के अंदर भी टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं करना है। जैसे मान के चलो जो है वो मैं जो बायर हूँ, मैंने जो है सेलर का जो है वो टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर दिया है 194C वगैरह के अंदर जो है मैंने जो है वो डिडक्ट कर दिया है ऑलरेडी। तो इस केस के अंदर मुझे जो है वो यहाँ पर अब जो है वो टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं करना। अब इसके बाद में जो है वो एक और जो है वो नया सेक्शन आया है, सेक्शन नंबर 206 जो है वो 1H जो है वो आया है, सेल ऑफ गुड्स। अगर मान लो जो है वो गुड्स जो है वो बेचे गए हैं और 50 लाख रुपए से ज़्यादा के जो है वो बेचे गए हैं, तो उस केस में जो है वो टीसीएस जो है कलेक्ट किया जाएगा 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन। जो भी हम 50 लाख से ज़्यादा की जो है सेल कंसिडरेशन अगर होगी तो उसके ऊपर 0.1% का जो है वो टीसीएस जो है कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन दो केसेस के अंदर टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं करा जाता है इस सेक्शन के अंदर। जो है वो कौन से केस के अंदर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता? अगर गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है या फिर जो हमारे गुड्स हैं वो हमारे पॉइंट नंबर A के अंदर कवर हैं, तो उस केस के अंदर जो है नहीं करा जाएगा। तो ये एप्लीकेबल जो है वो तभी होता है, और ये जो है वो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये एप्लीकेबल तभी होगा अगर सेलर की जो है टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड होगी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ओनली तभी ये एप्लीकेबल होगा। तो कोई भी सेलर जो है किसी भी पर्सन को जो है वो गुड्स वगैरह जो है वो बेच रहा है, किसी भी पर्पज़ के लिए जो है वो बेच रहा है, चाहे वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए बेचे, रिटेल के लिए बेचे, किसी भी पर्पज़ के लिए जो है वो बेच रहा है, कैसे भी बेचे, अगर वो मान लो पूरे साल के अंदर जो है 50 लाख रुपए से ज़्यादा की जो है वो गुड्स वगैरह जो है वो बेच रहा है, तो उस केस के अंदर उसको जो है वो टीसीएस जो है वो कलेक्ट करना है 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन। जो भी 50 लाख रुपए से ज़्यादा तो बायर ने जो है वो जितने भी 50 लाख रुपए से ज़्यादा की जो है वो गुड्स जो है वो खरीदेगा, उसके ऊपर जो है वो 0.1% जो है वो लगेगा। तो वो एक्सेस अमाउंट जो भी 50 लाख से ज़्यादा होगा उसके ऊपर 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन के हिसाब से टीसीएस जो है सेलर को जो है वो कलेक्ट करना है। मान लो कोई बायर है, उसने जो है 70 लाख के जो है वो गुड्स जो है वो खरीदे, तो इस केस के अंदर उसको जो है वो क्या करना पड़ेगा? 50 लाख तक तो कोई टीसीएस नहीं आएगा, 50 लाख से ज़्यादा 70 लाख तक मतलब 20 लाख तक जो है वो टीसीएस जो है कलेक्ट किया जाएगा 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन के हिसाब से। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कौन से गुड्स कवर है? तो कोई भी गुड्स जो है वो यहाँ पर कवर है। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर जो है वो अभी सिखाया था कि यहाँ पर जो है वो कोई भी टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं करा जाएगा। मान लो एक्सपोर्ट है, मान लो जो है वो सेलर जो है उसने जो है वो गुड्स जो है वो क्या कर दिए हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर दिए हैं। इवन दो मान लो 500 करोड़ के कर दिए हैं, 100 करोड़ के कर दिए, कितने के भी अमाउंट के जो है कर दिए हैं, यहाँ पर भी तो जो है वो सेल ही हो रही है, सेल ही हो रही है। बट यहाँ पर भी यहाँ पर जो है वो कोई टीसीएस जो है कलेक्ट नहीं किया जाएगा। और मैंने आपको जो है वो भी ये बोला था कि अगर कोई गुड्स जो है वो ए में कवर्ड है, ए का मतलब यहाँ पर ये है अगर मान लो कोई स्पेसिफाइड गुड्स थे, तो इस केस के अंदर अगर मान लो इन गुड्स का जो है वो सेल होगा तो वो यहीं पर इसी सेक्शन के अंदर कवर होगा, वो यहाँ पर कवर नहीं होगा, वो यहाँ पर कवर नहीं होगा, वो वहीं पर जो स्पेसिफाइड गुड्स था वहीं पर जो है वो कवर होगा। अब एक बात समझो, मोटर व्हीकल के केस मैंने जो है वो सिर्फ ए जो है वो बोला है यहाँ पर स्पेसिफाइड गुड्स वाला, मैंने मोटर व्हीकल नहीं बोला।
मोटर व्हीकल के केस के अंदर क्या होगा, मोटर व्हीकल के केस के अंदर अगर मान लो मोटर व्हीकल के केस के अंदर देखो सीबीडीटी का सर्कुलर आया है जहाँ पर जो है वो ये बोला गया है कि अगर मोटर व्हीकल के केस के अंदर हम जो है वो वहाँ पर नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, ये जो बी वाला पॉइंट है जहाँ पर जो है वो दो केसेस के अंदर हम कलेक्ट नहीं कर पाते ना, जो है वो जहाँ पर जो है वो पर्सनल कंजम्पशन है या फिर जो है वो हमने जो है वो होलसेल सेल करी है, तो इस केस में नहीं कर पाते। तो अगर यहाँ पर हम नहीं कलेक्ट कर पाएंगे तो हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे अगर 50 लाख से ज़्यादा का जो है वो होगा सेल कंसिडरेशन। तो मोटर व्हीकल के केस के अंदर टीसीएस अगर मान लो पॉइंट बी में ही जो है वो कवर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर हम पॉइंट ई लगाएंगे। बट इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी तभी है अगर जो सेलर है उसका पिछले साल का सेल टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा होगा, तभी जाकर ये ई पॉइंट है ये लगेगा। मतलब सेल ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू जो एक्सीडिंग 50 लाख, ये वाला जो है वो सेक्शन 206C1H वाला ये जो सेक्शन है ये तभी लगेगा अगर जो सेल टर्नओवर जो सेलर की क्योंकि सेलर को कलेक्ट करना है, तो सेलर की पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा होगी तो ये सेक्शन लगेगा। अब जो है फटाफट हम जो है वो ड्यू डेट जो है वो समझ लेते हैं टीसीएस की रिटर्न की या फिर टीसीएस की स्टेटमेंट की ड्यू डेट क्या होती है। तो अगर मान लो कोई भी जो भी क्वार्टर एंड होगा, क्वार्टरली जो है वो होता है ना, तो क्वार्टर जो भी हमारा जून का क्वार्टर जो है वो एंड होगा, अप्रैल मई जून का जो है वो आपको टीसीएस जो है कलेक्ट कर जो है वो जमा कराना है सेलर को 15 जुलाई तक। सितंबर का जो भी सितंबर तक क्वार्टर जो है वो एंड हो रहा है, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर 15 अक्टूबर तक जमा कराना है, ठीक है। दिसंबर तक का जो क्वार्टर एंड होगा, जो दिसंबर वाला क्वार्टर एंड होता है जो कि मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ गया, तो वो जिसमें जो है वो 3 मंथ आ जाते हैं, तो उसका जो है वो टीसीएस जो है वो उसकी ड्यू डेट क्या है, टीसीएस की रिटर्न की 15 जनवरी। ये जो है वो ये टीसीएस की जो है वो रिटर्न की ड्यू डेट है, ये टीसीएस की पेमेंट की डेट नहीं है ड्यू डेट। टीसीएस की पेमेंट की जो ड्यू डेट है वो तो 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ही है। मतलब अगले, जैसे आपका जो इस मंथ का जो टीसीएस जो भी होगा वो आपको अगले महीने की 7 तारीख तक जो है वो क्या कराना है, जमा कराना है। मैं ये बात कर रहा हूँ टीसीएस की रिटर्न या फिर टीसीएस की स्टेटमेंट की। टीसीएस का रिटर्न है या फिर टीसीएस की स्टेटमेंट है वो क्वार्टरली जो है वो जाएगी इन द सेंस क्वार्टरली होती है। और उसका कंप्लायंस जो है वो कब तक करना पड़ेगा आपको, जो ये वाला क्वार्टर होगा ये 15 जुलाई तक, ये जो फर्स्ट क्वार्टर होगा सेकंड क्वार्टर 15 अक्टूबर तक आपको जो है टीसीएस की रिटर्न जो है वो जमा करानी है। और ये वाली होगी ये 15 जनवरी तक, और जो मार्च वाली होगी वो आपको मार्च वाली जो है वो 15 मई तक करानी है। अब मान के चलो जो है वो आप जो है वो ये क्या नाम है, ये टीडीएस और टीसीएस की स्टेटमेंट जो है फर्निश नहीं करते हो, तो इसके अंदर सेक्शन नंबर 234E के अंदर जो है वो क्या दे रखी है, लेट फीस जो है वो दे रखी है फॉर डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ टीडीएस और टीसीएस स्टेटमेंट्स। और जो है फीस कितनी जो है वो लगेगी, 200 रुपये पर डे जो है वो लगेगी आफ्टर ड्यू डेट टिल जब आप जो है वो एक्चुअल फाइल करोगे। जब तक आप एक्चुअल फाइल करोगे तब तक जो है वो लगती रहेगी फीस, 200 रुपये पर जो है वो डे की जो है वो लगती रहेगी। और टोटल, लेकिन एक बात है यहाँ पर, जो टोटल अमाउंट जो भी फीस वगैरह का होगा वो जो है वो आपके टीडीएस और टीसीएस अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। वहाँ पर मैक्सिमम जो है वो कितना होगा, टीडीएस या फिर टीसीएस अमाउंट तक होगा। और ये जो फीस है ये जो है वो इसको जो है वो हम जो है वो क्या नहीं मानेंगे, हम जो है इसे पेनल्टी नहीं मानेंगे। तो आपको इसका कोई डिडक्शन जो है पीजीबीपी के अंदर जो है वो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। तो ये जो फीस है इसको हम पेनल्टी नहीं मानेंगे कि आप पेनल्टी मान के हम जो है वो इसका डिडक्शन देते, नहीं, हम इसका आपको डिडक्शन भी नहीं देंगे। गवर्नमेंट ऐसा कह रही है आपको कि जो है वो हम इसका डिडक्शन भी नहीं देंगे पीजीबीपी के अंदर। सो बेसिकली मैंने जो है वो यहाँ पर अभी थोड़ा सा ना मिस इंटरप्रिटेट करके जो है आपको बता दी। यहाँ पर मैंने जो है वो ये बोला है ना अभी कि जो है वो अब फीस जो है वो, ये तो सही है कि जो है इसको फीस को जो है पेनल्टी नहीं बोला जाता। अब पेनल्टी जो है वो नहीं बोला जाता तो उस केस के अंदर हमारे को इसका जो है डिडक्शन जो है वो मिल जाता है। हमने कोई फीस जो है वो पे करी है डिफॉल्ट इन फर्निशिंग टीडीएस और टीसीएस स्टेटमेंट, तो ये पेनल्टी नहीं मानेंगे। अगर हम इसे पेनल्टी मानते तो वो जो है आपकी दिक्कत होती है, लेकिन हम इसको पेनल्टी जो है वो नहीं मान रहे, तो इसीलिए इसका डिडक्शन जो है वो हमारे को अलाउड हो जाता है पीजीबीपी के अंदर। अब एक बात जो है वो समझ के चलो, यहाँ पर जैसे हमारे पास में टीसीएस की जो है वो ड्यू डेट जो है वो इस क्वार्टर की थी 15 जुलाई। मान लो आपने जो है टाइमली ये टीसीएस की रिटर्न जो है फर्निश नहीं करी, तो आपका 16 जुलाई से जो है वो क्या लगने लग जाएगी, फीस जो है वो लगने लग जाएगी 200 रुपये पर डे की जो है वो लगने लग जाएगी। ड्यू डेट के बाद 16 जुलाई से जो है वो लगना चालू हो जाएगी टिल जो है वो एक्चुअल जब आप फर्निश करोगे अपनी टीसीएस की रिटर्न तब तक लगती रहेगी। ऐसा ही टीडीएस के केस में होता है, बट टीडीएस के केस में ड्यू डेट्स अलग होती हैं, तो वो वैसे ही जो है वो अप्लाई हो जाता है। एंड फीस जो है कितनी लगती है, 200 रुपये पर डे की जो है वो लगती है जब ड्यू डेट ख़त्म हुई उसके बाद से लेकर जब एक्चुअल डेट जब आप फर्निश करोगे तब तक लगेगी। लेकिन अगर मान लो जो है वो यहाँ पर
जो स्पेशल पॉइंटर मैंने जो है वो आपको बताया या अभी सिखाया है, यहाँ पर जो है वो टोटल अमाउंट जो है वो TDS और TCS के अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। मान लो TDS या TCS का अमाउंट जो है 12,000 था, ठीक है, और आपकी फ़ीस जो है वो 14,000 आ रही है, तो क्या जो है वो आपके ऊपर फ़ीस जो है 14,000 लगेगी? नहीं, आपके ऊपर जो है फ़ीस जो है मैक्सिमम जो है वो TDS और TCS अमाउंट तक ही लग सकती है, तो आपके ऊपर फ़ीस जो है 14,000 ही लगेगी। मतलब 12,000 जो था ना हमारा TDS और TCS का अमाउंट, तो वो ही उतना ही लगेगा, तो 12,000 लगेगी। तो बस यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो है कितनी जो है फीस लग सकती है, TDS या फिर TCS अमाउंट के इक्वलेंट ही जो है लग सकती है, उससे ज़्यादा नहीं लग सकती है। हम जब PGBP पढ़ेंगे तो हम ये सीखेंगे कि इनकम टैक्स की ना पेनल्टी अलाउड होती है, ना जो है वो इंटरेस्ट अलाउड होता है, कुछ भी अलाउड नहीं होता। लेकिन इस फीस को जो है वो ना तो इंटरेस्ट माना जा रहा है, ना तो जो है वो पेनल्टी जो है वो माना जा रहा है। तो अगर हम इसको जो है वो ना तो इंटरेस्ट मान रहे हैं, ना तो पेनल्टी मान रहे हैं, तो इनकम टैक्स की इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह अलाउड नहीं होता। तो इसके लिए यहाँ पर हम इन दोनों फीस को ना इंटरेस्ट मान रहे हैं ना पेनल्टी मान रहे हैं, तो डिडक्शन जो है वो इसका हमारे को अलाउड हो जाएगा। अगर मानते तो अलाउड नहीं होता, लेकिन हम इसे ना तो इंटरेस्ट मान रहे हैं ना तो पेनल्टी वगैरह मान रहे हैं, तो इसलिए इसका डिडक्शन जो है वो हमारे को मिल जाता है इस फीस का। तो इसको जो है वो एक नॉर्मल खर्चा जो है वो माना जाता है, और आपको इसका जो है डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा सेक्शन नंबर 37 के अंदर। तो इस खर्चे का जो है वो आपको डिडक्शन जो है वो अलाउड हो जाएगा। सो हमने जो है ये सीख लिया कि यहाँ पर जो है PGBP हेड के अंदर इस जो खर्चे का है, इस खर्चे का जो है आपको जो है वो डिडक्शन मिल जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।